कि जब ये स्कूटर पावर कंज्यूम करेगा तब ये मोटर घूमेगी, बट जब ये अपने फ्रिक्शन से चलेगा यानी कि आपकी स्पीड से चल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से चलेगा, तब ये एज अ जनरेटर का काम करेगा। लेकिन जो ये पावर जनरेट नहीं कर पा रहा वो तो वेस्ट जा रही है ना। तो वहाँ पे इतना छोटा सा एक डायनामो सिस्टम लगा हुआ है गियर साइड, जो कि इंटीग्रेटेड है। बजाज को प्यार करने वाले लोग सुन लो, अब बजाज ने एक नया स्कूटर लॉन्च कर दिया है इलेक्ट्रिक में, जो कि चेतक पहले जो आपके डैडी या फिर आपके जो ग्रैंडफादर है वो चलाया करते थे, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन ये ऑलरेडी पहले चल रहा था, लेकिन ज़्यादा पावर के साथ में आता था तो थोड़ा सा महंगा था। अब इसको थोड़ा सा सस्ता कर दिया है, कम पावर के साथ में लिया है। ये है चेतक C25 यानी कि 2.5 किलोवाट आवर बैटरी के साथ में। क्या क्या दे रहा है स्कूटर, कितने का पड़ेगा और फिर इसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। बिकॉज आज जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये स्कूटर खरीदने लायक होगा या फिर नहीं, लेकिन ये है इसका सिर्फ वॉक अराउंड, वो भी डिटेल थोड़ी देर बाद चलेंगे इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंसान क्या देखता है, इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल स्कूटर के लुक्स कैसा उसका। तो इसका जो लुक है ना बहुत ज़्यादा डिसेंट है। तो बड़े एज वालों को भी और जेनजी वाले लोगों को भी, जो भी बच्चे हैं उनको ये छोटे मोटी जो चीज़ें हैं, ग्राफिक्स वगैरह, ये सारी काफ़ी पसंद आने वाली। जो शार्प टेल डिज़ाइन है जिस हिसाब से बना हुआ है, और मैं बताऊं कि लड़कियों का तो फेवरेट बनने वाला है ये स्कूटर। बट प्रैक्टिकलिटी होती है स्कूटर में किस लिए, स्पेस के लिए। तो जैसे मैं इसकी डिग्गी अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पे 25 लीटर ऑफ बूट स्पेस मिल जाता है। अभी 25 लीटर यानी कि 25 लीटर का बूट स्पेस क्या है, पानी भरोगे तो वो इसकी वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पे अगर बताऊँ तो एक हेलमेट आ सकता है और बहुत सारा ग्रॉसरी का सामान आ सकता है। चार्जिंग पोर्ट तो यहीं पे ही है, खैर इसके साथ में एक छोटा वाला जो चार्जर मिलता है वो है। लेकिन वो जो चार्जर है ना 0 to 80 चार्ज कर देगा इसको 2 घंटे 25 मिनट में। तो अगर 0 to 80 इतनी जल्दी चार्ज हो रही है और ये अगर रेंज दे रही है 113 किलोमीटर की, वो IDC रेंज है। लेकिन मेरी प्रैक्टिकल रेंज जो होने वाली है इसकी, वो मेरे को लगता है कि 95 to 90 किलोमीटर की होगी। बट ये एडवांटेज जो बूट स्पेस की है वो कहाँ से मिली है, अंडर सीट जो स्टोरेज है, क्योंकि ये वाला पोर्शन खाली हो गया। आपने देखा होगा ये पोर्शन खाली है। यहाँ पे सारा ये शॉकर सिस्टम और ये आपकी वायरिंग वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए। बैटरी जो है वो यहाँ पे है। अब जब फ्लोर के अंदर बैटरी आ जाती है तो फ्लोर हो जाता है मोटा, और जब मोटा फ्लोर हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ती है, उससे वेट भी बढ़ता है। तो यहाँ पे जो फ्रेम है उसको अच्छे से यूज़ किया हुआ है। दूसरी चीज़, जो चेतक का जो डिज़ाइनिंग था वो वैसे ही है जैसे कि ये फुटपैक्स हो गए। तो ये इंटीग्रेटेड फुटपैक्स हैं जो कि एल्यूमिनियम बेस्ड हैं और ये काफ़ी अच्छा मतलब फील दे रहे हैं, ये तो है। अब मेन टॉपिक स्कूटर का कि भाई हम इसमें सिलेंडर लेके आ सकते हैं, पानी की बोतल लेके आ सकते हैं, वो देखते हैं। तो सिलेंडर और पानी की बोतल रखते हैं यहाँ पे। तो 20 लीटर वाली जो वाटर कैन होता है वो तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ। तो इतना स्पेस यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। लेकिन सिलेंडर रखने वाली बात हुई तो सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन वो बाहर की तरफ निकलेगा तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस भी कर सकते हैं स्कूटर को। बट साइड में अगर सिलेंडर रख लोगे तो साइड में आ सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। उसके बाद ये छोटा मोटा जो स्पेस है वो यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि ग्लव बॉक्स हो गए। ये जो है छोटी छोटी सी चीज़ रखने के लिए काफ़ी काम आ जाती हैं। ये हुक है जिस पे कि टाई कर सकते हो दूध, ब्रेड वगैरह, रोज का अपना सामान। बट एक और हुक यहाँ पे मिसिंग है, और वो हुक यहाँ पे लग सकता था, लेकिन पता नहीं सोचा नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा हुक लगा देते अगर जगह थी तो। देखो स्कूटर दिखने में ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर ऐसा नहीं है कि छोटा लगेगा, या फिर स्लिम सा है या फिर बल्कि नहीं है। ये जो है एक मेरे को लगता है कि स्कूटर के फॉर्म फैक्टर से ठीक ही लगता है। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, कॉम्पैक्ट सा स्कूटर है जो कि आपके इंटरनल यूज़ में काम आ सकता है बहुत ज़्यादा। बिकॉज इसकी जो रेंज और जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट रखी गई है। रेंज इन द सेंस मैं बता दूँ कि प्रैक्टिकल रेंज 95 किलोमीटर, और स्पीड में बता दूँ तो 55 टॉप स्पीड है इसकी, वो भी इसके स्पोर्ट्स मोड पर लगाने के बाद। लेकिन ये ज़्यादातर जो आप इसको चलाओगे वो 40-45 की स्पीड पर ही चलाओगे। अब इस टाइप के प्रोडक्ट ना वैसे नहीं होते जिनकी कि हम परफॉर्मेंस की बात करें, इनकी प्रैक्टिकलिटी की बात करनी होती है। तो यहाँ पे ये हब मोटर के साथ में आता है। हब मोटर इन द सेंस जो व्हील में यहाँ पे हब में लगी होती है। अब हब मोटर के साथ में बहुत सारे डिसएडवांटेज भी थे, एडवांटेज भी थी, क्योंकि iQube जो है TVS का वो ऑलरेडी चल रहा है। बट ये जो हब मोटर है यहाँ पे ये वाटर प्रूफ है, बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट है। तो यहाँ तक जो है इसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी है, तो टायर पूरा डूब के भी इसको चला सकते हो। पीछे स्प्रिंग लोडेड यहाँ पे सस्पेंशन आ जाती है। एक चीज़ है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है मोटर यही जनरेटर का काम करती है जब इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा मॉड्यूल और ऐड होना चाहिए, बिकॉज वो मैंने देख लिया। थोड़े दिनों पहले मैं एक इंजीनियर के पास था, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि हम एक ऐसा स्कूटर बना रहे हैं जो कि है तो सही, आपकी जो हब मोटर है उसके साथ में इंटीग्रेटेड एक ना हम डायनामो सिस्टम कर देंगे। बिकॉज क्या होता है उसमें कि जब ये स्कूटर पावर कंज्यूम करेगा तब ये मोटर घूमेगी, बट जब ये अपने फ्रिक्शन से चलेगा यानी कि आपकी स्पीड से चल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी से चलेगा, तब ये एज अ जनरेटर का काम करेगा। लेकिन जो ये पावर जनरेट नहीं कर पा रहा वो तो वेस्ट जा रही है ना। तो वहाँ पर इतना छोटा सा एक डायनामो सिस्टम लगा हुआ है गियर साइड, जो कि इंटीग्रेटेड है, और वो जो है आपकी बैटरी को चार्ज करता है रियल टाइम पे, और बैटरी की जो पावर है उसको बढ़ा
बढ़ा देता है, जिस वजह से आपको जो रेंज है वो ज़्यादा मिल जाती है। ये थोड़े से क्लेवर आइडियाज़ हैं, अब कंपनीज इनके ऊपर लगी हुई हैं, छोटे मोटे गैराज वाले तो काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज को भी इस बारे में सोच लेना चाहिए। ओवरऑल सस्पेंशन की बात की जाए ना यहाँ पे, तो ये डुअल स्प्रिंग लोडेड है, बिकॉज स्कूटर है तो स्कूटर पे आप थोड़ा बहुत सामान पीछे रखोगे और 2 लोग तो बैठ ही जाएंगे, भारी भारी लोग बिठाने के बाद में भी ये डाउन नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन पीछे जो है सॉलिड है, ये मैं बताऊँ इसको, ये ABS का पार्ट है, लेकिन इससे जो आपका स्विंग आर्म है ना वो छुप रखा है, इस वजह से जो उसका गेटअप है मोटर का वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। देखो ये जो है ड्रम ब्रेक के साथ में आती है, तो पीछे वाली जो ब्रेक है आपको थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन ड्रम ब्रेक को भी अगर सही से मैनेज किया जाए तो वो भी काफ़ी एक्यूरेट हो सकती है। बिकॉज इस कैटेगरी में ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन जो कि इसके फ्रंट में है काफ़ी अच्छा माना जाता है। 12 इंचेस के व्हील्स के साथ में एलॉय व्हील का डिज़ाइन तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे आ जाती है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और उसको भी इस कवर से यहाँ से ढक रखा है, जिसकी वजह से 2 तरीके के फ़ायदे यहाँ पे मिल जाते हैं जो एंड यूज़र होगा उसको। एक तो लुक्स में इनहेंसमेंट मिल जाती है, दूसरी बात जो डस्ट है, मिट्टी है, उससे आपके जो शॉकर होंगे वो ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सोच लेती हैं जो हमारी हिंदुस्तानी कंपनीज हैं। देखो ये जो टायर है ये ट्यूबलेस है, रिम के साथ में है, 12 इंचेस का है, तो इसमें ना 2 चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है आपको। जो इंटरेस्टेड बायर्स है उनके लिए बता दूँ, जितना बड़ा व्हील उतना अच्छा बैलेंस मिलता है, उतना अच्छा जायरोस्कोपिक इफेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन ये इफेक्ट काम करेगा हाई स्पीड पे, बहुत ज़्यादा लो स्पीड पे काम नहीं करता। तो देखा जाए तो राइड क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है अगर हम बड़ा व्हील लगाते हैं, बिकॉज 12 इंचेस का है, उसके अगर 10 इंच का देते तो बहुत छोटा हो जाता, बट 12 इंचेस का व्हील है, ड्राइव अच्छी हो गई, एक पॉइंट हो गया, आपके पास में जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्रिएट हो गया, तो हैंडलिंग अच्छी हो गई हाईवे पे। दूसरी चीज़ है कि ट्यूबलेस हैं और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क क्रिएट कर देगा ये टायर सेटअप। मेरी हाइट है 5'11" और मेरा वेट है ऑलमोस्ट 90 kg के आसपास अब हो गया, तो मैं इस पर बैठता हूँ, और जैसे जब मैं बैठता हूँ तो कुछ पोजीशन मेरी ऐसी आती है, तो जिस तरीके से मैं बैठा हूँ यहाँ पे अपराइट है पोजीशन, उसके बाद में हैंडल जो है, हैंडल का मेरे को लग रहा है कि पोजीशन भी ऊपर की तरफ है थोड़ी सी, जिससे कि आपकी जो राइड होगी वो कंफर्टेबल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट मेरा सस्पेंशन, ये देखो ये फ्रंट टेलीस्कोपिक एंड रियर अगर देख पाओ यहाँ से, तो ये रियर सस्पेंशन भी जो है थोड़ी सी मेरे को लगता है फर्म है, और ये अच्छी बात है। इस कैटेगरी के स्कूटर में सस्पेंशन हमेशा ही सॉफ्ट होनी चाहिए। स्टिफ सस्पेंशन तो हर कोई दे देता है, बट वो सिटी यूज़ के अंदर ऐसे कड़कड़ करता है, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता। अच्छा एक और फैक्टर देखना है कि इसमें ये जो की है ना बहुत ही ज़्यादा मिनिमल दी है, मतलब मैं इसको क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा बेसिक की है। कोई रिमोट फंक्शन, कोई ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो, AI बेस्ड हो, वो इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। इस कैटेगरी के अंदर वो होना चाहिए या फिर नहीं, ये तो आप लोग बताओगे कमेंट करके। बट यहाँ पे जो है पुश सीट ओपनिंग ऑफ ऑन का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, मैं इसको ऐसे करके ऑन कर सकता हूँ। तो ये है इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अब सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखते हैं कि क्या क्या दिखता है। बहुत सारी चीज़ें, साइड स्टैंड वार्निंग आ जाती है यहाँ पे आपका ये आ रहा है टाइम सबसे ऊपर, स्पीडोमीटर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बैटरी कितनी बची हुई है, एवरेज किस हिसाब से मिल रही है आपको, ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें। इसको एक बारी मैं ऑन करता हूँ, ब्रेक जैसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ से कुछ ऐसे करके अपने ड्राइव मोड पे आ जाएगा, अभी डी मोड पे आ गया, लेकिन ना सारे फीचर्स ऐसे दिखते नहीं है, तो मेरे को इसको दोबारा से ऑफ ऑन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ध्यान रखना, तो जितनी सारी लाइट्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं फंक्शनैलिटी, वो यहाँ पे दिख जाती है। तो देखा जाए तो इसके अंदर एक टाइप ऑफ स्टैटिक स्क्रीन है, लेकिन उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर ऐसी कोई गिमिक वाली चीज़ें नहीं हैं जो कि आजकल की जनरेशन ढूंढ रही है कि गाने सुन ले या फिर कुछ और, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट पे बजाज जैसी कंपनी एक प्रोडक्ट लेके आती है, और वो भी ऐसा जो कि चलेगा काफ़ी सालों साल तक, और एरर वेरर नहीं आएगा, जैसे कि और ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिसके अंदर की एरर आ जाता है और उनके स्कूटर जो है खड़े रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, वो तो एक टेस्ट ड्राइव वाला पार्ट है, लेकिन टेस्ट ड्राइव वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चल कैसा रहा है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकल हो सकती हैं। सीट की इसको उठा के दिखाता हूँ। सीट जो है वो यहाँ से इतनी पतली है, पीछे वाले के लिए यहाँ से यहाँ तक का फॉर्म है, पूरा ये फॉर्म है। नीचे जो है एक प्लास्टिक का पार्ट है, जो कनेक्टर है वो मेटल का है यहाँ पे, तो टूटेगा भी नहीं। ये वाला जो कनेक्टर है ये भी मेटल का है। ये जो होता है हिंज, ये भी मेटल का है। कुछ में प्लास्टिक का आ रहा है ना, लेकिन इसमें मेटल का है। यहाँ पे ये किट मिल जाती है आपको, टूल किट। तो ये वाला पार्ट जो है फ्लैट रखा गया है, बिकॉज सीट काफ़ी पतली है। यहाँ से देखोगे तो सीट कुछ इस टाइप की स्लिम एंड ट्रिम दिखती है, बिकॉज इसकी हाइट को देखना था। दूसरी चीज़ ये देखना था कि कस्टमर कहाँ बैठता है। यहाँ बैठता है ना, सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे मिलेगा।
ज़्यादातर जो क्लाइंट हैं, जो ड्राइवर्स होंगे, जो ऑनर्स होंगे, वो यहाँ बैठेंगे। पीछे तो सेकेंडरी होता है स्कूटर्स में, लेकिन पीछे का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे ये एक बड़ी ग्रैब रेल है। अभी एल्युमिनियम बेस्ड ग्रैब रेल है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। पेंटेड है, पाउडर कोटेड है ये, और थोड़ा सा क्लीन वाला पाउडर कोट लग रहा है यहाँ से। ये छोटी मोटी चीज़ें फ़र्क क्रिएट कर जाती हैं प्रैक्टिकलिटी होने में, क्योंकि जो ग्रैब रेल वगैरह है, सीट हर एक स्कूटर में मिलती है, वरना इनके बिना तो स्कूटर ही नहीं है। लेकिन ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बनाता हूँ कि अगर आप स्कूटर खरीदने जा रहे हो तो क्या क्या देखना चाहिए आपको। देखो, इसी के बाद ही ना दो चीज़ें फैक्टर करती हैं। एक तो वाटर वेटिंग, पानी में खड़ा होकर स्कूटर, मैंने रील बना के दिखाई है, आपको नहीं पता तो आप देख लेना इंस्टाग्राम पे। बट 170 mm की सी ग्राउंड क्लियरेंस, तो 155 के स्कूटर आपने देखे होंगे, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उनसे जो है 15 और 20 mm के आसपास ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कि 150 mm और 155 mm, यहाँ पे 170 mm है। ये भी एक एडवांटेज है। अगर इसमें 10 इंच के व्हील डाल देते तो ये जो mm है कम हो जाता, 150 हो जाता। वो तो 12 इंच के व्हील डालने से और सस्पेंशन को ऊपर करने से इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऊपर हो गई है। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, जो एक्चुअल अर्गोनॉमिक्स होते हैं किसी भी व्हीकल के, कि वो टर्न करते हुए कैसे चलेगा, स्पीड में जब रोकना होगा तो कैसे रुकेगा। स्पीड बेसिकली वही 55 किलोमीटर पर आवर वाली, या फिर जब उसको एकदम से उठाना है, आपको पिकअप देना है, तो वो डिसबैलेंस तो नहीं होगा। तो वहाँ पे चीज़ें काम क्या आती हैं, इंजीनियरिंग। वही जब कंपनी कोई स्कूटर बनाती है तो बहुत सारे टेस्ट करती है, उसके बाद फिर टेस्ट फेल भी हो जाते हैं कुछ सिनेरियोस के अंदर। लेकिन ज़्यादातर सिनेरियोस के अंदर ये चेतक की जो कंप्लेंट है अभी तक सुनने में तो नहीं मिली। देखो, अगर मैं पॉइंटर्स पे आऊँ तो ज़मीन से लेके इस सीट की जो हाइट है वो है 763 mm की, ना ज़्यादा है ना कम है। लो हाइट वाला जिसकी शॉर्ट हाइट है वो भी ये स्कूटर चला सकता है। और बहुत ज़्यादा छोटे अगर होगा ना, हाइट जैसे 5 फुट ही आपकी हाइट, तो आपको टिप टो करना पड़ेगा, मतलब पैर इधर कभी इधर तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपका मेन कंसर्न है वजन, वेट, तो 108 किलोग्राम्स का ये स्कूटर है। लड़कियों के लिए, जो जैसे वो लोग जिनको कि अभी आदत नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा भारी हो सकता है। लेकिन इसमें बैक गियर है तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है सॉर्टेड हो जाती हैं। बेसिक चीज़ें बता दूं तो यहाँ पे ये जो है DRL LED ऐसे करके ये ऑन हो जाएगा। ये कुछ ऑन हो गया है। और इसके अंदर है रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प, जो कि रात को पता चलेगा कितने तेज है। बट DRL भी गोल टाइप्स नहीं है, बिल्कुल राउंडेड नहीं है। यहाँ से एज है, यहाँ से एज है, और बीच में से यहाँ से कटआउट है, जहाँ से कि इस DRL के कनेक्शन है। और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स है। ये चीज़ अच्छी लगती है जब भी कोई इंटीग्रेटेड चीज़ आ जाती है और जो न्यू डिज़ाइन फिलॉसफी आ जाती है ना। बिकॉज अगर मैं इसके टर्न इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये बजर साउंड भी देते हैं, और कुछ इस टाइप से ये फ्लैश होंगे। बहुत तेज़ सनलाइट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इसका जो DRL है ये विजिबल है, लाइट भी विजिबल होगी, और ये जो है टर्न इंडिकेटर ये भी विजिबल है। देखो, प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े साइड व्यू मिरर्स हैं, बट ये जो है वही वाले हैं डिफ़ॉल्ट जो होता है डिज़ाइन। इस तरफ मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे ये एक ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि आप इसको हिल डिसेंट पे, यानी कि ढलान पे और चढ़ाइयों पे रोक सकते हो। वैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक भी है, अपने आप ही ये जो स्कूटर है ये ब्रेक मोड पे आ जाता है, बट इससे भी आप मैनुअली ब्रेक कर सकते हो जब ये ऑन ना हो तब भी। ये ड्राइव, न्यूट्रल, ये मोड आपके रिवर्स, और रिवर्स गियर जो है उस पे जैसे 2 या 3 की स्पीड पे आप पीछे की तरफ जा सकते हो। टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, हाई लो बीम, दैट्स इट। और कुछ इसमें रखा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल बना दिया। जैसे इसको कोई बच्चा देखेगा ना, उसको ऐसा सा दिखेगा स्कूटर, थोड़ी सी बड़ी हाइट वाला ऐसा सा दिखेगा उसको। मेरी हाइट जितना दिखेगा उसको ऐसा दिखेगा, पीछे से थोड़ा शार्प दिखेगा पीछे से। जो लाइट है वो कुछ इस टाइप की लगती है, जैसे मूवी आई थी ना, उसमें वो हेलमेट पहनते हैं, वो कौन सी मूवी थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हेलमेट पहनते हैं ना। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर इंडिकेटेड है, लेकिन एक चीज़ देख लेना कि इसके अंदर कोई भी हैज़ार्ड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो हैज़ार्ड नहीं है इसमें, सिर्फ टर्न इंडिकेटर दे सकते हो। पीछे का जो डिज़ाइन है वो भी सिमिलर सही है, यहाँ पे नंबर प्लेट आ जाएगी, लेकिन हाँ चीज़ें जो है उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। रिफ्लेक्टर वगैरह लगा के पीछे बढ़िया सा ये स्कूटर बना दिया चेतक। अब इसमें क्या क्या बुराई हैं, क्या क्या अच्छाई हैं, वो उस पे ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि 17 तारीख को आएगा, जिसके अंदर मैं इसको राइड कर रहा हूँ और ये बताऊँगा कि क्या बुराई मुझे लगी। लेकिन अगर आपको फिर भी एक राइड का वीडियो देखना है तो मैं एक और अपलोड कर दूँगा, उसके लिए आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।